हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही कॉमन इंटरव्यू प्रॉब्लम लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस इसको डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम में हमें दो स्ट्रिंग दिए हुए हैं, टेक्स्ट वन, टेक्स्ट टू। हमें इन दोनों के अंदर जो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस है उसकी लेंथ रिटर्न करनी है। अगर कोई भी कॉमन सब सीक्वेंस नहीं है तो हमें जीरो रिटर्न करना है। सब सीक्वेंस आपका क्या होता है? जो आपका ओरिजिनल स्ट्रिंग दिया हो, आप उसमें से कुछ कैरेक्टर्स को डिलीट कर सकते हो, लेकिन उनका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप सब सीक्वेंस को क्रिएट कर सकते हो। जैसे अगर हमारा स्ट्रिंग है ए बी सी डी ई, इसमें से अगर हम इस बी को डिलीट कर दें तो हमारा एक सब सीक्वेंस क्या बन जाएगा? ए सी डी ई। इसमें से अगर हम इस डी को भी डिलीट कर दें, हमारा एक और सब सीक्वेंस क्या बन जाएगा? ए सी ई। इस तरह से आप मल्टीपल सब सीक्वेंस जनरेट कर सकते हो। कॉमन सब सीक्वेंस का मतलब क्या है? ऐसा सब सीक्वेंस जो कि दोनों स्ट्रिंग में कॉमन हो। जैसे अगर हम स्ट्रिंग ले ए बी सी डी ई और ए सी ई, इसमें देखिए हमारा ए सी ई, ये हमारा यहाँ पर भी आ रहा है ए सी ई। ए सी ई ये इसका एक सब सीक्वेंस है, ए सी ई ये इसका एक सब सीक्वेंस है। ये दोनों में कॉमन है, तो इसकी लेंथ कितनी है? 3, और वो हमें रिटर्न करनी है। नाउ, जो आपकी सब सीक्वेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उनमें जनरली आपको क्या करना होता है? आपको सारी पॉसिबिलिटीज को ट्राई करना होता है। बेसिकली सारे के सारे सब सीक्वेंसेस को ट्राई करना होता है। अगर मैं ये स्ट्रिंग लूँ टेक्स्ट वन, इसके मेरे पॉसिबल सब्सिक्वेंसेस क्या क्या बन सकते हैं? सब्सिक्वेंस का मतलब क्या था? आइदर हमारा ये करेक्टर रहेगा या फिर इसको हम डिलीट कर दें। इसके लिए हमारे पास दो चॉइसेस है। अगेन, बी रहेगा या नहीं रहेगा, दो चॉइसेस है। हर एक लेटर के लिए हमारे पास दो चॉइसेस है। आइदर वो प्रेजेंट होगा या फिर प्रेजेंट नहीं होगा। जो भी हमें अगर एन लेंथ का स्ट्रिंग दिया है तो उसके टोटल 2 raised to power n कितने सब्सिक्वेंस हो सकते हैं। और ये सब्सिक्वेंस हम जनरेट कैसे कर सकते हैं? रिकर्शन के थ्रू। हम सारी की सारी पॉसिबिलिटीज एक बार इसको कंसिडर करें, एक बार इसको कंसिडर ना करें, हम दोनों पॉसिबिलिटी को ट्राई करके हमारे सारे के सारे सब्सिक्वेंस जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है? एक सिंगल स्ट्रिंग ना होकर दो स्ट्रिंग है, और उसमें हमें कॉमन सब्सिक्वेंस फाइंड आउट करना है। इसमें हमारी सारी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है? एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारे ये दोनों करेक्टर मैच करें, हमारे स्टार्टिंग इंडेक्स के करेक्टर्स मैच करें। और एक क्या हो सकती है कि हमारे मैच ना करें। अगर हमारे मैच करते, जैसे यहाँ पर भी ए होता, उस केस में तो हमें क्या है? हमें एक लेंथ का तो मिल गया, हमें बचे हुए में कितने पोर्शन इसके, कितने पोर्शन इसके, इन दोनों में देखना है कि लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस क्या है। जो भी होगा उसमें हम ये प्लस वन, ये वाला जो मैचिंग करेक्टर है इसके लिए प्लस वन वो ऐड कर देंगे और वो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी हमारा क्या है? ये दोनों सेम नहीं है। इस केस में हम क्या करेंगे? हमें एक बार इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। हो सकता है कि ये वाला करेक्टर और ये वाला करेक्टर सेम होता, और ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला और ये वाला सेम होता। तो हमें एक बार इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा, एक बार इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अगर हमारे दोनों सेम नहीं है, उस केस में एक बार हम ये पूरा स्ट्रिंग और दूसरे का कितना पोर्शन, इन दोनों में फाइंड आउट करेंगे कि लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस क्या है। और दूसरी बार क्या करेंगे? हम इस स्ट्रिंग में आगे बढ़ जाएंगे, इस स्ट्रिंग का इतना पोर्शन और इस स्ट्रिंग का पूरा इसमें मैच करने की कोशिश करेंगे। जैसे इसमें जब हम आगे बढ़ गए तो हमें ये सेम मिल गया। फिर अगेन ये दोनों सेम है तो हम क्या करेंगे? दोनों में एक एक आगे बढ़ जाएंगे। अब हम इस पोर्शन और इस पोर्शन में लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस फाइंड आउट करेंगे, और जो भी रिजल्ट आएगा उसमें प्लस वन इन दोनों के लिए ऐड कर देंगे। तो हमारी सारी पॉसिबिलिटीज क्या बनेगी? हम दोनों पोजीशन पर करेक्टर को कंपेयर करेंगे। अगर सेम है तो हम दोनों में एक एक आगे बढ़ जाएंगे, आई प्लस वन, जे प्लस वन, दोनों में एक एक आगे बढ़ जाएंगे। और सेम है तो उस केस में क्या होगा? हमारे आंसर में वन ऐड हो जाएगा कि दोनों सेम है। अगर सेम ना हो तो हमें क्या ट्राई करना पड़ेगा? एक बार इसमें आगे, एक बार इसमें आगे। यानी कि एक बार हम आई को फिक्स रखेंगे और जे इसमें एक आगे बढ़ जाएंगे। मैं इसको आई मान लेता हूँ कि इसको आई से ट्रैक कर रहा हूँ, इसको जे मान लेता हूँ, सेकंड स्ट्रिंग को जे से ट्रैक कर रहा हूँ। एक बार हम जे में आगे बढ़ जाएंगे, एक बार हम क्या करेंगे? आई में आगे बढ़ जाएंगे और जे को फिक्स रखेंगे। तो इस तरह से हमारी टोटल 3 पॉसिबिलिटीज बनेगी। सेम है तो ये, अगर सेम नहीं है तो ये ट्राई करना पड़ेगा और ये भी ट्राई करना पड़ेगा। और फिर दोनों में से जो भी रिजल्ट आएगा दोनों का मैक्सिमम लेना पड़ेगा। मैक्स क्यों लेना पड़ेगा? हमें लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस चाहिए। लॉन्गेस्ट चाहिए तो हम दोनों का मैक्स ले लेंगे कि इसका जो रिजल्ट आ रहा है और इसका जो रिजल्ट आ रहा है, दोनों का मैक्स ले लो, वो आपका रिजल्ट हो जाएगा। और इस काम को हम रिकर्सिवली आगे रिपीट करेंगे। कब तक रिपीट करेंगे? जब तक हमारा कोई एरे एग्जॉस्ट नहीं हो जाता। आई हमारा एरे से बाहर नहीं चला जाता या फिर ये हमारा एरे से बाहर नहीं चला जाता, तब तक हम इस काम को रिपीट करेंगे। जब भी हमारा ये बाउंड बाहर जाएगा, आई या जे में से बाहर जाएगा, इसका मतलब क्या है? कि हमारा कोई एक स्ट्रिंग एग्जॉस्ट हो गया। तो उस केस में हमें कोई भी लेंथ नहीं मिलेगी, हमें कोई भी कॉमन सबसीक्वेंस नहीं मिलेगा। क्यों? एक तो एग्जॉस्ट हो ही गया, इसमें कोई कैरेक्टर बचा ही नहीं, तो मैच किससे करें?
उस केस में आगे तो हमें कोई भी कॉमन सब सीक्वेंस नहीं मिलेगा। अब तक जितना हमें मिला होगा वही हमें रिटर्न करना पड़ेगा। तो इसके लिए सिंपली हम क्या कर सकते हैं, हम एक रिकर्सिव फंक्शन लिख सकते हैं जिसमें हम ये तीनों के तीनों केस ट्राई कर सकते हैं। हमारा रिकर्सिव फंक्शन कैसा रहेगा, हमें एक फर्स्ट स्ट्रिंग को ट्रैक करने के लिए कि अभी उसमें कहाँ पर है, एक आई इंडेक्स चाहिएगा। एक सेकंड स्ट्रिंग को ट्रैक करने के लिए जे इंडेक्स चाहिएगा। ये दो इंडेक्स चाहिए और दो तो हमारी स्ट्रिंग थे, हमें वो चाहिए। हम हमारे रिकर्सिव फंक्शन में ये पास कर देंगे। फिर हमारा बेस केस क्या था, इधर आई हमारा एरे के बाहर चला जाए या फिर जे हमारा एरे के बाहर चला जाए। उस केस में हमारा रिजल्ट क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था। आगे हमें और कोई लेंथ का सबसीक्वेंस नहीं मिलेगा तो हम जीरो रिटर्न कर दे रहे थे। अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्या करना था, सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई करनी थी। हमारी पॉसिबिलिटीज क्या थी, आईएथ और जेथ इस इंडेक्स पर करेक्ट मैच हो रहे हैं या फिर मैच नहीं हो रहे। अगर मैच हो रहे हैं तो हमें क्या करना था, हमें दोनों में एक एक आगे बढ़ जाना था। और क्योंकि ये मैच हो रहे हैं तो अपने आंसर में वन ऐड कर देना था। अगर मैच नहीं हो रहे तो हमें क्या करना था, एक बार एक स्ट्रिंग में आगे जाना था, फिर हमें दूसरे स्ट्रिंग में आगे जाना था। एक बार आई प्लस वन कोमा जे और एक बार आई कोमा जे प्लस वन उनके साथ कॉल करना था। और इन दोनों का जो भी मैक्सिमम आए वो हम रिटर्न कर देंगे। तो हमने सारी की सारी पॉसिबिलिटीज को ट्राई कर लिया और हमने देखा था कि एक स्ट्रिंग है तो उसके टू रेट पावर एन इतने सब होंगे। तो हमारी टाइम लिस्ट किस में चली जाएगी, टू रेट पावर एन में, जो कि एक्सपोनेंशियल है और टाइम आउट मार जाएगी। तो इसको बेटर कैसे करें, हमने रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखा है। इसको बेटर करने के लिए हम क्या देखते हैं कि क्या हमारी सब प्रॉब्लम्स रिपीट हो रही हैं या नहीं हो रही। अगर हो रही हैं तो हम उसे मेमोराइज कर लें। अब अगर हमें इसमें देखना हो कि हमारी सब प्रॉब्लम्स रिपीट हो रही हैं या नहीं हो रही, तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम पूरा का पूरा रिकर्शन ट्री बना लें और उसमें देख लें कि हमारे फंक्शन कॉल्स रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। या फिर हम सिंपली छोटा सा देख लें, जैसे अगर ये हमारे मैच नहीं हो रहे तो हम क्या करेंगे, एक बार इतना रखेंगे और इस पोर्शन के लिए आगे बढ़ जाएंगे। हमने जीरो जीरो से शुरू किया, हमारे लेटर्स मैच नहीं हो रहे तो एक बार हम क्या करेंगे, जे को आगे बढ़ाएंगे, जीरो कोमा वन के लिए कॉल करेंगे। और एक बार हम क्या करेंगे, आई को आगे बढ़ाएंगे, वन कोमा जीरो के लिए कॉल करेंगे, जे को सेम रखेंगे, इसके लिए कॉल करेंगे। अगेन इसमें हमारे क्या केस आ सकते हैं कि हमारे करेक्टर मैच कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, तो वन कोमा टू पर जाएगा। नहीं करे तो हमारा क्या केस बनेगा, एक बार आई आगे जाएगा, वन कोमा वन, एक बार हमारा जे आगे जाएगा, जीरो कोमा टू। सेम चीज यहाँ पर होगी, दोनों मैच करे तो हमारा क्या होगा, टू कोमा वन। मैच नहीं करे तो एक बार आई आगे जाएगा, एक बार जे आगे जाएगा। आई आगे जाएगा तो क्या होगा, टू कोमा जीरो। और जे आगे जाएगा तो क्या होगा हमारा, वन कोमा वन। तो यहीं पर देखो, इतने छोटे से रिकर्शन ट्री बनाने में ही देखो हमारा वन कोमा वन ये स्टेट हमारी रिपीट हो गई। और जब हम इसको फर्दर बनाते जाएंगे तो हमारी और स्टेट्स भी रिपीट होंगी। तो हम कह सकते हैं कि हमारी सब प्रॉब्लम्स रिपीट हो रही हैं, इसलिए हम इस पर मेमोराइजेशन लगा सकते हैं। और मेमोराइजेशन कैसे लगाते हैं, जो हमारे चेंजिंग वेरिएबल्स होते हैं, चेंजिंग वेरिएबल्स हमारे क्या है, एक ith इंडेक्स एक jth इंडेक्स, ये हमारे चेंजिंग वेरिएबल्स हैं। तो हम इन पर मेमोराइजेशन लगाएंगे। इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो वेरिएबल्स हैं तो एक 2D एरे लेना पड़ेगा किस साइज का, आई हमारा जीरो से लेकर एम, जो फर्स्ट एरे की लेंथ होगी वहां तक जाएगा। ये हमारा जीरो से लेकर एन, जो सेकंड एरे की लेंथ होगी वहां तक जाएगा। तो एम क्रॉस एन इतने साइज का हमें एक 2D वेक्टर लेना पड़ेगा जिसमें हम स्टेट्स को मेमोराइज करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक एम क्रॉस एन इस साइज का एक 2D वेक्टर ले लिया, जिसको स्टार्टिंग में माइनस वन से इनिशियलाइज कर दिया। माइनस वन क्या इंडिकेट करेगा कि अभी हमने इसकी स्टेट्स को कैलकुलेट नहीं किया है। जब हम इसकी स्टेट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पर माइनस वन की जगह कुछ और अपडेट हो जाएगा और हम इस टीपी एरे को अपने रिकर्सिव फंक्शन में पास कर देंगे। फिर रिकर्सिव फंक्शन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा बेस केस लिखते हैं। बेस केस के बाद हम क्या चेक करते हैं कि क्या हम स्टेट की वैल्यू को ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर कर चुके हैं तो यहीं से अपने आंसर को रिटर्न कर दो। और अगर नहीं किया है तो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज को ट्राई करो। पॉसिबिलिटीज क्या थी, करेक्टर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, और उनके लिए हम रिकर्सिव फंक्शन लिख देंगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे, हम जब मैक्स ऑफ दोनों पॉसिबिलिटीज का रिटर्न कर रहे थे उससे पहले अपने डीपी में इसको मेमोराइज कर लेंगे, इस स्टेट के रिजल्ट को मेमोराइज कर लेंगे, ताकि हम बाद में उसको यहाँ पर रीयूज कर सके। इससे हमारा क्या होगा, हमारी टोटल आई इंटू जे यानी कि एम क्रॉस एन इतनी स्टेट्स हो गई। और हर एक स्टेट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सिंपल कुछ कॉन्स्टेंट ऑपरेशंस कर रहे हैं। तो ओवरऑल हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी इससे, एम क्रॉस एन। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, हमने एक एम क्रॉस एन इस साइज का 2D वेक्टर लिया है तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या आ जाएगी, एम क्रॉस एन। तो हम एक्सपोनेंशियल से एम क्रॉस एन पोलिनोमियल टाइम में आ गए। नाउ ये अप्रोच इस प्रॉब्लम के लिए एक्सेप्टेबल है। अगर आप चाहो इस रिकर्सिव कोड को कन्वोल्यूशन कोड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे ये हमारी क्या हो गई, टॉप डाउन अप्रोच हो गई। हमने टॉप से शुरू किया, उसके नीचे सब प्रॉब्लम्स बनाए, उनको सोल्व करते गए और फिर उसके रिजल्ट के बेसिस पर अपने आंसर को कैलकुलेट कर लिया। दूसरी अप्रोच क्या होती है, हमारी बॉटम अप। पहले हम छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स को सोल्व करें, फिर उनके रिजल्ट्स को कंबाइन करें, फिर अपने टॉप आंसर को कैलकुलेट करें। हम बॉटम से शुरू करें और फिर टॉप पर जाएं।
और वो कैसे होती है हमारी? आइटरेटिव कोड। बेसिकली हम इसी रिकर्सिव कोड को आइटरेटिव कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करते हुए आपका कोड ऑलमोस्ट सेम सा रहेगा। जहां पर भी आपका रिकर्सिव कॉल हो रही वो किससे रिप्लेस हो जाएगी? आपकी डीपी से। जहां जहां पर आपकी रिकर्सिव कॉल हो रही वो किससे रिप्लेस हो जाएगी? डीपी एरे से। और सेकंड आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें जैसे हम 0 0 स्टार्टिंग से शुरू हो रहे थे और एंड तक जा रहे थे, हमारा बेस केस एंड तक जा रहा था। जब हम रिकर्शन को आइटरेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो हमें अपोजिट, हम एंड से शुरू करेंगे, 1 यहाँ से शुरू करेंगे और 0 0 यहाँ तक जाएंगे। सबसे पहले हमारा आइटरेटिव कोड में बेस केस ही रहेगा। बेस केस हमारा क्या था? जब भी हम आउटसाइड बाउंड्री जाएं तो उस केस में हमें 0 रिटर्न करना है। इसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? जब भी हम m क्रॉस n इस साइज का वेक्टर लेंगे, उसको हम 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। तो हमारी ऑटोमेटिकली जो हमारी आउटसाइड बाउंड्री वाली पोजीशंस होंगी, लास्ट रो और लास्ट कॉलम, वो ऑटोमेटिकली 0 से इनिशियलाइज हो जाएंगे। फिर हम रिवर्स डायरेक्शन में लूप लगाएंगे और उसके अंदर यही सेम काम करेंगे। बस सेम काम करते हुए हमें क्या ध्यान रखना है, जो हमारा f होगा वो dp से रिप्लेस हो जाएगा। और सेकंड हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, हम इफ कंडीशन के बाद यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न की बजाय हम क्या करेंगे, हमारी डीपी स्टेट में स्टोर करेंगे। इसलिए हमारा यहाँ पर एल्स आ जाएगा। अगर हमारे सेम है तो डीपी ऑफ आईजे में ये स्टोर कर लो, अदरवाइज डीपी ऑफ आईजे में ये स्टोर कर लो। इस तरह से हमारा रिकर्सिव फंक्शन आइटरेटिव फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। आइटरेटिव फंक्शन में हमने क्या किया, हमने m क्रॉस n इस साइज का एक वेक्टर ले लिया जिसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। हमने यहाँ पर +1 क्यों लिया? m+1 n+1। हमने +1 किस लिए लिया है? हमारी आउटसाइड बाउंड्री वाले केस को हैंडल करने के लिए। रिकर्शन में तो हम क्या करते थे, अगर i हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू साइज है, जो भी हमारे स्ट्रिंग का साइज है इससे ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो यहाँ से 0 को रिटर्न कर दो। तो हमारी रिकर्सिव में इफ कंडीशन के थ्रू ये हैंडल हो जाती थी। लेकिन आइटरेटिव में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस केस के लिए एक एक्स्ट्रा कॉलम और एक एक्स्ट्रा रो लेनी पड़ेगी। और आउटसाइड बाउंड्री के केस में हमारा क्या हो रहा था, बेस केस 0 से इनिशियलाइज हो रहा था। तो हमने यहाँ पर पूरे के पूरे वेक्टर को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। तो हमारा यहाँ पर बेस केस हैंडल हो गया। उसके बाद हमने कहा था कि जिस ऑर्डर में हमारा रिकर्शन चला था उसके अपोजिट ऑर्डर में हमारे लूप चलेंगे। रिकर्शन किसमें चला था? 0 से लेकर एंड तक। इसमें हम एंड से लेकर 0, सेम चीज जे भी एंड से लेकर 0 यहाँ तक के लिए लूप लगाएंगे। उसके अंदर अपना सेम चीज, अगर करेक्टर मैच हो रहे हैं, आइए तो जेथ इंडेक्स पे करेक्टर मैच हो रहे हैं, तो हमें क्या करना था, 1+f(i+1, j+1)। और हमने कहा था हमारा f किससे रिप्लेस हो जाएगा, हमारी रिकर्सिव कॉल किससे रिप्लेस हो जाएगी, हमारे डीपी वेक्टर से। और इसको हम डीपी ऑफ आई जे में स्टोर कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हमारा एल्स केस आएगा। उसमें क्या था, हमें एक बार फर्स्ट एरे को आगे मूव करना है, एक बार सेकंड एरे को। हमारी दो रिकर्सिव कॉल थी, f(i+1, j), f(i, j+1)। वो हमारी डीपी से रिप्लेस हो गई, दोनों का मैक्स लिया और उसको डीपी ऑफ आई जे में स्टोर कर लिया। तो हमारा सेम रिकर्शन का कोड रहा, बस हमारी रिकर्सिव कॉल्स डीपी से रिप्लेस हो गई। और लास्ट में हमारा रिजल्ट किस में आएगा, हमने रिकर्शन 0, 0 इससे कॉल किया था, तो हमारा डीपी ऑफ 0, 0 इसमें हमारा आंसर स्टोर हो जाएगा। इसकी भी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, हमने दो लूप लगाए m क्रॉस n इस साइज के, m इंटू n, ये हमारी क्या आ गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या आई, हमारी डीपी वेक्टर की वजह से m क्रॉस n जो हमारी रिकर्शन के केस में आई थी, वही हमारी आइटरेटिव के केस में भी आई, क्योंकि हमने रिकर्सिव कोड को ही आइटरेटिव कोड में कन्वर्ट किया है। नाउ क्या हम इस स्पेस को फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? उसके लिए हमें क्या देखना पड़ता है कि हमारे डीपी वेक्टर में अगर इस टाइप से हो गए, +1 +1 या फिर -1 +1 -1 इस टाइप से हो, तो हम स्पेस ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। हम इस 2D एरे को पूरा पूरा लेने के बजाय उसको केवल एक प्रीवियस रो और एक करंट रो इससे रेप्लिकेट कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा लूप एंड से स्टार्ट जा रहा है। जैसे मान लो हमारा ये 2D वेक्टर था जिसमें हमारी m रोज थी और हमारे n कॉलम से। हम मान लेते हैं हमारा कुछ इस तरह से था। ये हमारा बेस केस था जो कि 0 से इनिशियलाइज था। ये हमारा पूरा का पूरा बेस केस था जो कि 0 से इनिशियलाइज था। फिर हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए किस किस चीज की जरूरत थी, आइदर i+1, j+1 जो कि ये वाला हो गया, या फिर i+1, j ये वाला, या फिर i, j+1 ये वाला। हमें प्रीवियस रो और करंट रो में इस एलिमेंट के बाद वाले एलिमेंट्स की जरूरत थी। जैसे अगर इसको हमें कैलकुलेट करना हो तो हमें किन एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, इसकी, इसकी और इसकी, इन तीन एलिमेंट्स की। हमारी प्रीवियस रो के एलिमेंट्स और करंट रो में बाद वाले एलिमेंट्स की हमें जरूरत पड़ेगी। और हम करंट रो में भी कैसे जा रहे हैं, एंड टू स्टार्ट जा रहे हैं। तो जब हम इस एलिमेंट पर आएंगे हम इसको ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके होंगे। इसलिए हम इस पूरे पूरे 2D वेक्टर को लेने के बजाय केवल दो रो, एक ये वाली रो और एक हमारी करंट रो, इन दो रो से इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं।
हम क्या करेंगे, यहाँ पर पूरा का पूरा 2D वेक्टर लेने के बजाय एक हमारी प्रीवियस रो और एक हमारी करंट रो, केवल ये दो लेंगे। और हमारी क्योंकि ये एक सिंगल रो है तो हमारा 2D वेक्टर के बजाय क्या हो जाएगा, हमारा एक सिंगल वेक्टर किस साइज का, जितने हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। हमारी प्रीवियस रो भी इस साइज की, हमारी करंट रो भी इस साइज की, और इसको जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे तो हमारी आउटसाइड बाउंड्री वाला केस हैंडल हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, हमें वही पूरे के पूरे लूप लगाने हैं। हमें इसको कैलकुलेट करना है वन बाय वन, हमें सारे एलिमेंट्स को कैलकुलेट करना है, तो अप टू 0,0 तक। और जिस ऑर्डर में हम 2D वेक्टर के साथ कैलकुलेट कर रहे थे उसी ऑर्डर में कैलकुलेट करना है। जैसे पहले इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर इस पर आएंगे, फिर इस पर, फिर इस पर, फिर इस पर, फिर इस पर, एंड सो ऑन। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। अब क्योंकि हम केवल एक सिंगल रो ले रहे हैं तो हमारा डीपी के लिए सिंगल इंडेक्स रहेगा। बेसिकली केवल ये रहेगा कि कॉलम नंबर अभी कौन सा है, हमारी अभी प्रीवियस रो की हमें जरूरत है या फिर करंट रो की जरूरत है। ये हमें किससे पता चलेगा, अगर हमारा कहीं पर भी i+1 है, उसका मतलब क्या है कि ये हमारी प्रीवियस रो की बात हो रही है। हमारी प्रीवियस कह लो या फिर नेक्स्ट कह लो, इस रो की बात हो रही है। अभी हमारा i यहाँ पर है और i+1 यानी कि इस रो नेक्स्ट रो की बात हो रही है, तो वो हमें प्रीवियस से मिल जाएगी। और जहां पर भी i है वहां पर हमारा क्या आ जाएगा, करंट। ये डीपी ऑफ i किससे रिप्लेस हो जाएगा, करंट ऑफ j से। यहाँ पर भी करंट ऑफ j से। डीपी ऑफ i+1 किससे रिप्लेस हो जाएगा, प्रीवियस से, प्रीवियस ऑफ j+1। यहाँ पर भी i+1 है तो ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, हमारा प्रीवियस से। और यहाँ पर डीपी ऑफ i है, ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, हमारा करंट से। जहां पर भी i होगा वहां पर करंट से रिप्लेस कर दो, जहां पर भी i+1 होगा वहां पर प्रीवियस से रिप्लेस कर दो। इस तरह से हमारी प्रीवियस की हेल्प से ये वाली रो पूरी की पूरी बन जाएगी, हमारी करंट रो अपडेट हो जाएगी। फिर हमें इस रो की, उससे ऊपर वाली रो की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो अब हमारी वो करंट रो बन जाएगी और ये हमारी प्रीवियस रो बन जाएगी। तो हमें इनर लूप के बाद क्या करना पड़ेगा, हमारी प्रीवियस रो किससे में हो जाएगी, करंट, प्रीवियस इक्वल टू करंट। क्योंकि अब जो हमारी करंट रो थी वो हमारे ऊपर वाली रो के लिए क्या हो जाएगी, प्रीवियस रो। तो हम यहाँ पर वो असाइन कर देंगे, प्रीवियस इक्वल टू करंट। इससे हमारी जो हमें ऊपर वाली रो कैलकुलेट करनी है उसके लिए प्रीवियस रो मिल जाएगी। और लास्ट में हमारा आंसर किससे रिटर्न हो जाएगा, डीपी ऑफ जीरो था यहाँ पर, यानी कि हमारा प्रीवियस ऑफ जीरो। यहाँ पर आप प्रीवियस ऑफ जीरो भी लिख सकते हो, करंट ऑफ जीरो भी लिख सकते हो, क्योंकि लास्ट में हम दोनों को इक्वल असाइन कर रहे हैं तो दोनों में सेम ही वैल्यू रहेगी। इतने चेंजेस से हम केवल दो रो का यूज करके हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा कोड किस तरह से दिखेगा, हम पहले 2D वेक्टर ले रहे थे, उसके बजाय एक सिंगल रो लेंगे, एक प्रीवियस एक करंट, उसको जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे, हमारा बेस केस हैंडल हो गया। फिर हम लूप लगाएंगे, हमारे लूप के अंदर हम क्या करेंगे, कोई कैरेक्टर मैच हो रहे हैं या फिर मैच नहीं हो रहे, और हमारी करंट रो को अपडेट करेंगे। अगर मैच हो रहे हैं तो वन प्लस हमारी क्या चाहिए थी, डीपी ऑफ i+1 j+1, यानी कि प्रीवियस ऑफ j+1। सिमिलरली अगर मैच नहीं हो रहा तो हमारा क्या था, i+1 यानी कि प्रीवियस रो और उसका jth, और i, j+1 यानी कि करंट रो का j+1, इनका मैक्स लेना था। और इस लूप के बाद हमें इससे ऊपर वाली रो को कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रीवियस इक्वल टू करंट। जो अभी करंट रो हमने कैलकुलेट करी वो हमारी ऊपर वाली रो के लिए क्या हो जाएगी, प्रीवियस रो। इस तरह से इन लूप से हमारा रिजल्ट कैलकुलेट हो जाएगा। और लास्ट में हम प्रीवियस ऑफ जीरो, हमारा 0,0 ये रिटर्न हो रहा था, तो प्रीवियस ऑफ जीरो ये हम रिटर्न कर देंगे, तो हमारा लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस रिटर्न हो जाएगा। अब इससे हमारी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हमारी दो लूप लगा रहे हैं, टाइम क्रोसेंट कितनी ही रहेगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, क्योंकि अब हमने 2D वेक्टर के बजाय दो सिंगल रो के वेक्टर लिए हैं, तो इसलिए अब हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑफ एन, जितने हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। थैंक यू गाइस।